हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप किसी भी स्टेट से क्यों ना बिलोंग करते हो, डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम आपके सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, कंप्लीट तरीके से आपको समझाने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में कंप्लीट द्विघात समीकरण पढ़ाऊंगा और इसके बिहाफ पे जिस जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी आज के इसी लेक्चर में सॉल्व कराने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले से बता दे रहा हूं कि हो सकता है लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाए, इसलिए आप कॉपी और पेन लेकर के मेरे साथ बैठिए और जो चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा उसकी आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा। फिर आप देखिएगा लगभग 1 घंटे जब बीत रहे होंगे, लेक्चर कंप्लीट हो रहा होगा, तो आपके अंदर एक नया उत्साह, एक नया जुनून जगेगा और आपको लगेगा कि आज हमने बहुत कुछ सीखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से तैयार हो जाइए। आइए आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में कितने टॉपिक्स आज मैं कवर करने वाला हूं ये यहां पर मैंने लिख दिया, जिससे आप लोगों को एकदम सटीक नॉलेज मिल सके। बिल्कुल इधर उधर की बातें नहीं होंगी, सेम टू सेम जो इधर लिखा हुआ है सारे टॉपिक पे डिस्कस करूंगा। आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। बिल्कुल ऐसे बने रहिए, भागिएगा मत, पूरा लेक्चर देखेंगे तभी आपको कंप्लीट इसका मजा आने वाला है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक्स कौन कौन से हैं? पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। मींस इस लेक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। मींस द्विघात समीकरण क्या होता है वगैरह वगैरह बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग जानेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्यूई। क्यूई मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थात हम लोग द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं ये सीखेंगे। आपको प्रीवियस क्लास में क्लास 10th में पढ़ाया गया है कि द्विघात समीकरण को हल करने की हमारे पास 3 विधियां होती हैं। उन विधियों के बारे में जल्दी जल्दी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा होगा बच्चों नेचर ऑफ रूट्स, जो इस चैप्टर की जान है और इस टॉपिक पे बिहाफ पर एक क्वेश्चन 100% श्योर है आपके एग्जाम में जरूर आएगा। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब होता है मूलों की प्रकृति, सॉल्यूशन ऑफ क्यूई का मतलब है द्विघात समीकरण का हल। ठीक है, अगला टॉपिक होगा बच्चों रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। मींस द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं और उसके जो गुणांक होते हैं उनके बीच में संबंध होता है। याद आ रही होगी आपको बात, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए वाला, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इसके बिहाफ पर किस तरह के क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। अगला टॉपिक होगा हमारा बच्चों फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमें किसी द्विघात समीकरण के मूल दिए गए हों या उसके बारे में कुछ हमें ज्ञात हो तो हम द्विघात समीकरण का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक हमारा एक्सरसाइज होगा। मींस हमारे पास जो बुक है या मेरे हिसाब से मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। देन आज के इस लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद कुछ क्वेश्चंस आपको टास्क के फॉर्म में प्रोवाइड कराए जाएंगे, उसको आप लोगों को सॉल्व करना होगा, देन आकर के हमें बताना होगा। तो ये कंप्लीट हमने आपको पहले से बता दिया। अगर आपके अंदर क्षमता है इतना सारा पढ़ने की, आइए लेक्चर को स्टार्ट करिए। हाँ डियर स्टूडेंट्स, पूरा लेक्चर देखिएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आ जाएगा तो दिल से लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में प्यार और सपोर्ट दिखाइएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है बच्चों परिचय। आइए समझते हैं, इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या। बहुत ही शॉर्ट में बताते हुए चलेंगे, बस आप लोग डियर स्टूडेंट्स को नोट भी करते चलिएगा क्योंकि इन सभी चीज़ों की ज़रूरत जो है आपको पड़ेगी। ठीक है, इंट्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन मतलब क्या, द्विघात समीकरण क्या है? तो सिंपल सा मैं बताता हूं कि जब हम किसी द्विघात बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है उसी को द्विघात समीकरण कहते हैं। कैसे सर? जैसे आपको पता है कि x² प्लस 5x प्लस 9 यह एक द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दोगे तो ये जो आपको मिल जाएगा इसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे बच्चों, इसी को हम लोग द्विघात समीकरण के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इंट्रोडक्शन में बस सिंपल सा आपको इतना जानना था कि जब हम किसी द्विघात बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, द्विघात समीकरण मिल जाएगा। अब यहाँ आपको ध्यान देना होता है बच्चों द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ध्यान देना, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक रूप बच्चों, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप अर्थात जनरल फॉर्म होता है
वो क्या होता है समझिएगा, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्या होता है, आपने पढ़ा भी है इसको। डियर स्टूडेंट, जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। यहाँ पे एक डियर स्टूडेंट्स कंडीशन होती है कि जहाँ a डज नॉट इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x² का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा और ये टर्म 0 होने के बाद आपको bx प्लस c मिलेगा इक्वल टू 0। तो यह एक द्विघात समीकरण न बन के एक कैसा समीकरण बन जाएगा, एक रैखिक समीकरण बन जाएगा, इसलिए a की वैल्यू 0 नहीं होती है। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई कि द्विघात समीकरण क्या होता है और द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे डियर स्टूडेंट द्विघात समीकरण के हल के बारे में, मीन्स सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एकदम जबरदस्त तरीके से लेक्चर आपको समझ आएगा, आप लोग सुनते चलिए। धीरे 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 हम लोग टॉपिक के अंदर पहुंचेंगे और कंप्लीट चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। किसी प्रकार का कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं बचेगा, बस आप लोग समझते चलिए। क्या है टॉपिक बच्चों? द्विघात समीकरण का हल। ठीक है, द्विघात समीकरण का हल। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं, इसको हल करने का क्या तरीका होता है। देखो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी समीकरण को हल करने का क्या मतलब होता है। जब हम किसी भी समीकरण को हल करते हैं, सिंपल सी बात है कि जब हम किसी भी समीकरण की बात करते हैं तो उस समीकरण में, उस इक्वेशन में वेरिएबल होता है, चर राशि होती है। किसी भी समीकरण को हल करने का मतलब होता है कि उसमें जो चर राशि है, उसमें जो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को फाइंड करना। ऐसी वैल्यू को फाइंड करना जो उस रिलेशन को, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वही उसका क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा द्विघात समीकरण है, इसको सॉल्व करने की 3 मेथड्स होते हैं। कितनी विधियां होती हैं? 3 विधियां होती हैं। पहली विधि का नाम होता है बच्चों गुणनखंड विधि। आराम समझिएगा, पहली विधि का नाम है गुणनखंड विधि। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, क्या बोलेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड के नाम से डियर स्टूडेंट्स को हम लोग जानते हैं। हमारी जो दूसरी विधि होती है यह है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं इसको हम लोग। और तीसरा जो हमारा है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं सूत्र विधि। सूत्र विधि, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड। किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण को हल करने की ये 3 विधियां होती हैं। इन तीनों विधियों के बारे में ऑलरेडी आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। फिर भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएंगे कि ये विधियां क्या होती हैं, कैसे कैसे इनका हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे गुणनखंड विधि के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे पूर्ण वर्ग विधि के बारे में। इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इसका कहीं यूज़ नहीं है कंपटीशन में। ये एकेडमिक में पढ़ाया जाता है और आप लोगों ने एक बार पढ़ा है तो इसका यूज़ कहीं होता नहीं है, इसलिए इसको हम लोग स्किप कर जाएंगे। हम 2 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे, गुणनखंड विधि के बारे में और दूसरी सूत्र विधि अर्थात फार्मूला मेथड के बारे में। तो आइए बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं गुणनखंड विधि क्या होती है। किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे सॉल्व करके उसका वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के पश्चात जो वेरिएबल की हमें वैल्यू मिलती है, वह वैल्यू जो होती है उसका मूल कहलाती है। क्या कहलाती है? याद रखिएगा, उसको उसका मूल कहते हैं। मूल मीन्स रूट इंग्लिश में कहा जाता है, और एक से अधिक है तो उनको रूट्स कह दिया जाता है। तो द्विघात समीकरण के जो हल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं, उनको रूट्स बोलते हैं। तो हम लोग डिस्कस करने वाले थे बच्चों गुणनखंड विधि के बारे में। गुणनखंड विधि है ना, जिसको हम लोग बोलेंगे
फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। आइए डियर स्टूडेंट्स हम लोग समझते हैं कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं। लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अभी तो बेसिक चीज़ें चल रही हैं, ऐसे आप लोग बने रहिएगा और कंप्लीट लेक्चर को ज़रूर देखिएगा जिससे आप लोग आज इस लेक्चर का पूरा फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। आइए डियर स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं। देखो गुणनखंड विधि में क्या होता है, गुणनखंड करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक द्विघात समीकरण है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स? गुणनखंड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बीच वाले पद को तोड़ करके जैसे गुणनखंड किया जाता है वैसे हम लोग करेंगे। यहाँ आएगा हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ क्या होगा देखेंगे तो आप x कॉमन मिलेगा, x कॉमन मिलेगा, यहाँ x माइनस 3 बचेगा, यहाँ माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अब एक ब्रैकेट में आप देखोगे तो x माइनस 3 आएगा, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 इक्वल टू 0 आएगा। दो फैक्टर्स मिल गए। अब बारी बारी इनको हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। यहाँ हम लोग बोल देते हैं इफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 3, ये पहला मिल जाएगा। अगेन फिर से देखिएगा, फिर से अगेन इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू आपको 2 मिल जाएगा। तो x की दो वैल्यू मिलेगी, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स वो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। यही इसके रूट्स हो जाएंगे, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत ही पुराना सा तरीका है, बहुत ही पुराना सा तरीका है गुणनखंड विधि, और आप लोगों ने, सभी लोगों ने इसको पढ़ा है यार। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन में जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं उसमें से मैक्सिमम चैप्टर्स आप लोगों ने कभी न कभी पढ़े हुए होते हैं, बस उनमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है, उनको ट्रिक रूप में समझने की ज़रूरत है जिससे हम लोग कम समय में उसको सॉल्व कर सकें। तो ये थी बच्चों गुणनखंड विधि। अब आइए हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं सूत्र विधि क्या होती है। सूत्र विधि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फार्मूला मेथड। क्या बोलेंगे? फार्मूला मेथड। सूत्र विधि अर्थात बच्चों फार्मूला मेथड क्या होता है। एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था श्रीधराचार्य, नाम याद रखना चाहिए भाई क्योंकि इन्होंने जो है इसकी खोज की थी। श्रीधराचार्य नाम के एक गणितज्ञ थे जिन्होंने एक सूत्र का डेवलपमेंट किया था, एक फार्मूला बनाया था, जिस फार्मूले की हेल्प से हम किसी भी द्विघात समीकरण को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने क्या बताया कि जैसे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, तो उन्होंने कहा कि एक फार्मूला बता रहा हूँ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। इस फार्मूले में आप a, b और c की केवल और केवल ला करके वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको सल्यूशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक बार प्लस लगा है एक बार माइनस, तो उन्होंने बोला कि जब आप पॉजिटिव ले लोगे तो पहला रूट मिल जाएगा, इसको हम अल्फा से दिखा सकते हैं, पहला रूट आपको मिल जाएगा, है ना डियर स्टूडेंट्स। और उन्होंने बताया कि अगर आप यहीं पर निगेटिव ले लोगे तो आपको दूसरा रूट मिल जाएगा माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो इस फार्मूले की हेल्प से जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं, उसको हल करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फार्मूला मेथड अर्थात सूत्र विधि। आइए इस फार्मूले का यूज़ इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग करते हैं। आपको पता है पहले से कि इसकी वैल्यू 2 और 3 आई है, आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू उतनी ही आएगी। अभी तो हम लोग डियर स्टूडेंट्स पुरानी चीज़ें रिकॉल कर रहे हैं, धीरे धीरे सारे टॉपिक कन्फर्म हो जाएंगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप लोगों ने इस लेक्चर को कंप्लीट देखा तो आपके एग्जाम में मिनिमम 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बहुत ही आसानी से एकदम चुटकियों में आप लोग सॉल्व करेंगे, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आइए इस फार्मूले का यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
सबसे पहले क्या करना होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करना होता है, और ए बी और सी की डिस्टेंस क्या करनी होती है, वैल्यू ज्ञात करनी होती है। ध्यान दीजिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से हम लोग तुलना करते हैं। ठीक है, जब तुलना करते हैं तो ए की वैल्यू बच्चों देखो 1 लिखा है, बी की वैल्यू -5 है, और सी की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आपको 6 लिखी हुई है। अब आपके पास फार्मूला है, उस फार्मूले को आप अप्लाई करिए, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a, और सारी वैल्यूज़ ला करके यहाँ पुट कर दीजिए। x इक्वल टू -b करोगे तो माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू ए मतलब 1 और c मतलब 6। ठीक है, अपान में 2a, 2 इंटू 1 मतलब 2 ही होगा। तो x इक्वल टू 5 प्लस माइनस यहाँ 25 में से 6 चौक 24 माने 1 बचेगा, अपान में 2। तो एक बार बच्चों आप क्या ले लोगे यहाँ पर, पॉजिटिव। जब ले लोगे पॉजिटिव तो x इक्वल टू 5 प्लस 1/2 मीन्स यहाँ 3 मिल जाएगा। एक बार हम क्या करेंगे, निगेटिव ले लेंगे तो x इक्वल टू 5 माइनस 1/2 मीन्स यहाँ पर 4/2 मीन्स 2 मिल जाएगा। तो फाइनली आपको जो आंसर मिलेगा वो x इक्वल टू 2 मिलेगा एंड x इक्वल टू 3 मिलेगा। तो आप देखिए, इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने गुणनखंड विधि से भी हल किया, इसी क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने फार्मूला मेथड से भी सॉल्व किया। दोनों मेथड से सॉल्व करने पर आंसर उतना ही आ रहा है। मींस इससे ये बात क्लियर होती है, किसी भी द्विघात समीकरण को आप किसी भी विधि से हल करेंगे आपका आंसर उतना ही आएगा। तो कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि सर जब मतलब उतना ही आएगा तो क्या ज़रूरत थी अलग अलग विधि को बताने की, भाई एक ही विधि बता दिए होते, हमें और विधियों को ना पढ़ना पड़ता, हमारा काम भी बन जाता, आसान हो जाता हमारे लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए हम ये बताएं कि कभी कभी ऐसा होता है, कुछ द्विघात समीकरण ऐसे हैं जिनके वास्तविक मूल नहीं होते हैं, उनके रियल रूट्स नहीं होते हैं। तो उस सिचुएशन में वो गुणनखंड विधि अर्थात फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होते हैं। तो उस सिचुएशन में पूर्ण वर्ग मेथड माने पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने वाली विधि या फार्मूला मेथड अर्थात सूत्र विधि का प्रयोग करना पड़ता है। इसीलिए सारी चीज़ों को जानना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन, और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम इंट्रोडक्शन को पढ़ने के बाद और पढ़ लिए हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो द्विघात समीकरण होते हैं इसके जो सॉल्यूशन होते हैं अर्थात इसके जो रूट्स होते हैं, इसके जो रूट्स होते हैं वो 2 रूट्स होते हैं। कितने रूट्स होते हैं? 2। याद रखना, कोई भी समीकरण जितनी घात का होगा, अगर वो द्विघात समीकरण होगा तो उसके दो हल आएंगे। अगर वो 3 घात का अर्थात त्रिघात समीकरण होगा तो याद रखना हमेशा उसके 3 हल आएंगे। अगर वो चतुर्घात समीकरण अर्थात 4 घात वाला होगा तो उसके हमेशा 4 हल आएंगे। तो द्विघात समीकरण के हमेशा कितने हल आते हैं? 2 हल आते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों नेचर ऑफ रूट्स पर, मूलों की प्रकृति पर। आप पढ़ चुके हैं इसको, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपके साथ और अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। आइए समझते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बिहाफ पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अभी क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। मूलों की प्रकृति, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। मूलों की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ रूट्स। देखो बच्चों, अभी अभी आपको हमने सिखाया श्रीधराचार्य का फार्मूला। बोर मत होइएगा, लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा, ठीक है, पूरा बढ़िया से। अभी अभी हमने आपको सिखाया कि एक श्रीधराचार्य नाम के मैथमेटिशियन थे। उन्होंने बताया कि जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। आराम से समझना। उन्होंने बोला इसको सॉल्व करने का फार्मूला है हमारे पास -b प्लस माइनस रूट ओवर b² - 4ac अपान में 2a। इतना उन्होंने बताया, ठीक है, क्लियर है। उन्होंने बताया था कि जब हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो हमें इसका पहला रूट मिल जाता है -b प्लस अंडर रूट b² - 4ac अपान 2a। ठीक है, ये उन्होंने बताया था, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे।
फिर उन्होंने बताया कि जब इसका हम लोग निगेटिव साइन लेते हैं तो हमको दूसरा रूट बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 ये हमें क्या मिल जाता है, इसका दूसरा रूट मिल जाता है। ऐसा उन्होंने बताया था। अब डियर स्टूडेंट्स एक छोटी सी बात मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ध्यान रखिएगा। जैसे हम कहें कि अंडर रूट -4 का मान बताओ, मतलब -4 का वर्गमूल, तो डियर स्टूडेंट्स -4 का वर्गमूल अभी आपके लेवल पे निकालना पॉसिबल नहीं है, मींस क्लास 10th लेवल पर। अगर आप इसका रूट निकालते हो, अगर आप +2 लिखते हो तो +2 का स्क्वायर करने पर -4 आना चाहिए, जो कि नहीं आएगा। अगर इसका वर्गमूल आप -2 लगते हो तो इसका स्क्वायर करने पर -4 आना चाहिए, जो कि +4 आएगा। तो ये जो संख्या है, इस संख्या को काल्पनिक संख्या कहा जाता है। कौन सी संख्या? काल्पनिक संख्या कहा जाता है, जिसको बच्चों हम लोग इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं। समझ आ रहा है? अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो उसका रूट निकालना पॉसिबल नहीं होता है, और जब उसका रूट निकालना पॉसिबल नहीं होता है तो उसको वास्तविक नहीं काल्पनिक संख्या कहा जाता है। तो श्रीधराचार्य ने ये सोचा कि अगर यहाँ कहीं रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आया तो काल्पनिक संख्या हो जाएगी। तो इसका मतलब इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अलग अलग हिसाब से वेरी कर सकती है, और उसके हिसाब से इसके मूल अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac को उन्होंने एक स्पेशल नाम दे दिया, और उसी के आधार पर इसके मूलों की प्रकृति के बारे में उन्होंने चर्चा कर दिया। देखो कैसे उन्होंने ये कहा कि इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिनोट करेंगे d से। इस d को हम बोलेंगे विविक्तकर। क्या बोलेंगे बच्चों? विविक्तकर बोलेंगे, जिसको इंग्लिश में हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और उन्होंने कहा कि इसी पर किसी भी क्वाड्रिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं, उसके जो रूट्स होते हैं, वो इसी पर डिपेंड करते हैं। कैसे कैसे डिपेंड करते हैं, आइए उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, और इसके बिहाफ पर क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आइए समझिएगा। उन्होंने पहला बताया बच्चों, पहली कंडीशन, यदि, ध्यान देना, यदि d इज इक्वल टू 0, अगर d की वैल्यू 0 हो जाए, साफ साफ लिखते हैं, अगर d की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाए? 0। पहले इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बताया उन्होंने? यदि d बराबर 0, तो याद रखिएगा मूल जो होंगे वो बच्चों वास्तविक होंगे, मीन्स रियल होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, वास्तविक साथ ही साथ असमान होंगे, वास्तविक असमान होंगे। बात को समझिए। अगर हम किसी भी द्विघात समीकरण के विविक्तकर की वैल्यू को फाइंड करते हैं, मींस उसकी d की वैल्यू को फाइंड करते हैं, हमने गलत लिख दिया यहाँ पर, असमान नहीं बच्चों, समान होंगे, याद रखिएगा। अगर d की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स क्या हो गई? 0 हो गई, तो उस सिचुएशन में उसके मूल वास्तविक होंगे और साथ ही साथ समान होंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इस दिए गए द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो k की वैल्यू फाइंड कर, भी क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, p की वैल्यू फाइंड करो, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर किसी भी द्विघात समीकरण का विविक्तकर 0 है तो उसके मूल वास्तविक होंगे और साथ ही साथ कैसे होंगे? समान। या इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर मूल वास्तविक और समान है तो विविक्तकर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन देखिएगा, दूसरी कंडीशन है यदि, ध्यान देना बच्चों, यदि d इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा माने धनात्मक हो, तो उस सिचुएशन में मूल जो होंगे बच्चों, याद रखिएगा, मूल जो होंगे हमारे वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक, परंतु यहाँ पर हो जाएंगे असमान। वास्तविक परंतु असमान होंगे, माने मूल तो वास्तविक होंगे लेकिन दोनों मूल अलग अलग होंगे, दोनों मूल एक समान नहीं होंगे। अगला देखिएगा, तीसरा है यदि d इज लेस देन 0, माने d की वैल्यू 0 से छोटी हो, मीन्स निगेटिव हो। तो बच्चों अगर d की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो इस रूट के अंदर निगेटिव नंबर आएगा, और अभी भी मैंने आपके साथ चर्चा की कि अगर रूट के अंदर निगेटिव नंबर आता है तो वह जो है हमारी कौन सी संख्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो इस सिचुएशन में जो मूल होते हैं वो काल्पनिक होते हैं, यहाँ कहीं कहीं अधिकल्पित भी लिखा हुआ होता है, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। कैसे होते हैं?
इमेजिनरी रूट्स होते हैं, या आप कह सकते हैं इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये पहला वाला है। तो आप लोगों ने समझा होगा कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, द्विघात समीकरण का विविक्तकर ज्ञात करते हैं। विविक्तकर को ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, d = b² - 4ac। उस फार्मूले से हम लोग विविक्तकर को ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग समझ पाते हैं उसके मूल कैसे होंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमने बताया पहला वाला टॉपिक है। आइए इसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि कैसे क्वेश्चन इसके बिहाफ पर आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है डियर स्टूडेंट्स। अभी आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट बचा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा हुआ है, एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे और टास्क में आपको टॉपिक देंगे। धैर्य बना करके पूरा लेक्चर देखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा और समझते चलिएगा। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपकी प्रिपरेशन होगी, बिल्कुल मज़ेदार तरीके से आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिएगा और देखते रहिए। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम आपके साथ। क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि यदि समीकरण, ध्यान देना, यदि समीकरण x² - px + 8p - 15 = 0। ध्यान दो, क्वेश्चन है बच्चों, x² - px + 8p - 15 = 0 के दोनों मूल समान हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, दोनों जो मूल हैं, वो दोनों मूल आपस में क्या हैं, समान हैं, तो p की वैल्यू ज्ञात करो। तो क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले आप इसका कंपैरिजन करो, ax² + bx + c = 0 से आप इसको कंपेयर करो। a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू -p आएगी, ये पूरा c है बच्चों, c = 8p - 15 आएगा। बात समझ में आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, आप कहोगे सिंस रूट्स आर इक्वल, ध्यान दो, सिंस रूट्स आर इक्वल, क्योंकि इसके जो मूल हैं वो समान हैं, इसलिए d की वैल्यू बच्चों क्या होनी चाहिए, 0। तो कंसेप्ट क्या लगेगा, b² - 4ac = 0। अब b की वैल्यू कितना है, -p² -4 × c का मतलब कितना है बच्चों, 8p - 15 = 0। सही है। a मतलब कितना था बच्चों, 1 ही था, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ p² हो जाएगा, -8 × 4 = 32, 32p होगा, और फिर 15 × 4 = 60, प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 60 = 0। अब डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा एक द्विघात समीकरण फिर बन गया। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर 60 के ऐसे गुणनखंड के जोड़ने पे -32 - 32 आए, तो p² - 30p हो जाएगा, -2p + 60 = 0, है ना। अब यहाँ पर आप p कॉमन लोगे तो p - 30 बचेगा, और यहाँ -2 कॉमन लोगे तो p - 30 = 0 मिलेगा। तो एक ब्रैकेट में 2p - 2 आ जाएगा, दूसरे में p - 30 आ जाएगा, = 0। फाइनली दो वैल्यू मिल जाएगी, p = 2 और p = 30। ये दो आंसर आपका हो जाएगा। आपको बताइए, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, सो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इस पर आप लोगों ने चर्चा कर लिया, इसको हम लोगों ने समझ लिया। आइए अब हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। और भी इसके यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप बस इतना सा ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि जहाँ पर भी आपको क्या करना है, जहाँ भी दिया रहेगा इस द्विघात समीकरण के मूल समान हैं, वहाँ पर उसका जो विविक्तकर है, मीन्स उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है d, उसको हम 0 के बराबर करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो जिसकी भी वैल्यू वहाँ निकालना होगा, p है, k है, जिसकी वैल्यू निकालनी होगी वो वैल्यू आसानी से वहाँ से निकल जाती है। ठीक है, आइए अगले टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है बच्चों रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, माने द्विघात समीकरण के मूलों एवं गुणांकों में संबंध। द्विघात समीकरण के मूलों एवं गुणांकों में संबंध। आइए बात करते हैं। टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स द्विघात समीकरण के मूलों एवं गुणांकों में संबंध। रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिलेशनशिप
रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है रिलेशन, ये सबको पता है डियर स्टूडेंट्स। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक ये नहीं है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसको हम लोग समझते हैं। फिर एक्सरसाइज के कई सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, देन आपको टास्क में कुछ क्वेश्चन दे देंगे और बहुत ही आसानी से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। तो इसके जो रूट्स होते हैं, इसके रूट्स जिसको हम लोग मूल कहते हैं, इस मूल को हम अल्फा एंड बीटा से डिनोट करते हैं। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं और इस द्विघात समीकरण के मूलों को अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए क्या संबंध होता है। पहला संबंध होता है बच्चों मूलों का योगफल। ध्यान दो, मूलों का योग जो कि बराबर होता है माइनस यक्स का गुणांक, याद रखना माइनस यक्स का गुणांक, और बटे में होता है बच्चों x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है, अब मूलों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा, और माइनस बी का गुणांक माने x का गुणांक तो माइनस बी अपान ए। तो पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, जो आपको बहुत पहले से याद है। दूसरा होता है बच्चों मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, अगर हम मूलों के गुणनफल की बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, तो इसका मतलब होता है बच्चों अचर पद। क्या होगा, अचर पद होता है, और बटे में डियर स्टूडेंट्स लिखा जाता है x² का गुणांक, x² का गुणांक। अब मूलों के गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा से दिखाएंगे, अचर पद माने c होगा अपान में a, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। ठीक है, तो क्या समझे आप लोग, द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं उन्हें हम अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस बी बाई ए होती है। अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट्स वो c बाई ए होती है। क्लियर है बातें। अब यहाँ पर a क्या है, a क्या है बच्चों x² का गुणांक है, b क्या है x का गुणांक है, c क्या है बच्चों ये अचर पद है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। फाइनली आपको याद क्या रखना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ये याद रखना है। अब हम लोगों का अगला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बनाना। अगर हमें किसी द्विघात समीकरण के मूल पता हो तो उस द्विघात समीकरण के मूल की सहायता से हम उस द्विघात समीकरण को कैसे बना सकते हैं। अभी तक डियर स्टूडेंट्स हम लोग ये सारी चीज़ें आप लोग नोट करते चलिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन डियर स्टूडेंट्स हो रहा है, नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। हमारे ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो लोग नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं, नोट्स प्रिपेयर करते हैं और मतलब लिख के उसको पढ़ते हैं, ज़रूर मेरे साथ बताया करिए, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, आइए समझते हैं, आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बनाना। द्विघात समीकरण कैसे बनाया जाता है, अगर उसके मूल हमें पता हो तो हम द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे। ठीक है, आइए समझिए। द्विघात समीकरण, ठीक है, बनाना। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए समझिए कि द्विघात समीकरण को हम कैसे बनाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा तभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे। कह रहा है बच्चों कि द्विघात समीकरण आप कैसे बनाओगे। देखो आप कह देंगे यहाँ पे, यदि किसी द्विघात समीकरण
यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा हों तो, अगर द्विघात समीकरण के मूल जो हैं वो अल्फा और बीटा हों तो समीकरण बनाने का तरीका सुनो। समीकरण का तरीका होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इनटू में एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। फॉर्मुलाइज करते हैं थोड़ा सा, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग मीन्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, गुणनफल मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये होता है बच्चों द्विघात समीकरण को बनाने का फार्मूला। क्लियर हो गई बातें? सारे के सारे टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज। एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम लोग कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और खूब अच्छे से आपके कंसेप्ट को मैं क्लियर करूंगा। देन आज की इस लेक्चर के बाद आपको टास्क भी मिलने वाला है। तो अभी तक तो हम लोग इंट्रोडक्शन ले रहे थे इस चैप्टर का, अच्छे से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, हर एक फार्मूले को अच्छे से सीख चुके हैं, हर एक पहलू पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग हमने की थी इंट्रोडक्शन से। वहाँ पर आपको मेन चीज़ जो ध्यान रखने वाली है अपनी कॉपी में आप देख सकते हैं, रिकॉल करना चीज़ों को। अगर आप तैयार करना चाहते हो तो जब किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ो तो उसकी एक शार्ट मीन्स ट्रेलर मॉडल अपने माइंड में बनाया करिए कि क्या क्या हमने आज सीखा। तो क्या क्या सीखा हमने? हम लोगों ने सीखा कि द्विघात समीकरण जो होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, जहाँ पर ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ऐसा हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया। फिर आपको बताया गया द्विघात समीकरण को हल करने की अलग अलग विधियों के बारे में। द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियाँ होती हैं, जिसमें से हमने बताया कि पूर्ण वर्ग वाली हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो दोनों विधियाँ थीं, गुणनखंड विधि और सीधराचार्य सूत्र, दोनों हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया, उसको समझा। फिर मैंने आपको बताया मूलों की प्रकृति के बारे में। मूलों की प्रकृति में एक नया टॉपिक हमारे सामने निकल करके आया, जिसको हम लोग विविक्तकर या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग डी से दिखाते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि अगर डी की वैल्यू 0 हो जाती है तो किसी भी द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं, साथ ही साथ वास्तविक होते हैं। अगर किसी भी द्विघात समीकरण में जो डिस्क्रिमिनेंट जो विविक्तकर है वो ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव आता है तो मूल वास्तविक होते हैं लेकिन असमान होते हैं। तीसरी कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा कि अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 अर्थात निगेटिव आती है तो उसके कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, मीन्स उसके काल्पनिक मूल होते हैं। ऐसा हम लोगों ने डिस्कस किया। देन अगेन हम लोग आगे बढ़े। अगला टॉपिक हमारा था रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ऐसा हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आया फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका फार्मूला हो गया है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। आइए अब हम लोग इन सभी टॉपिक को समझ चुके हैं। अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा। आइए बात करते हैं आगे। हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो आपकी बुक के ही होंगे, उन्हीं को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो एक प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, लिखा हुआ है यदि, मैं क्वेश्चन लिख दूंगा यहाँ पर, लिखा है यदि एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस के इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर है, के मूल बराबर हैं, ठीक है, बराबर हैं, तो k का क्या मान होगा, k का क्या मान होगा। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। कैसे लगेगा? सेम टू सेम अभी जैसे हमने आपको बताया वैसे ही लगेगा। कैसे डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। यहाँ पर आप इसकी कंपैरिजन करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू आपको 1 मिलेगी, b की वैल्यू -16 मिलेगी, c की वैल्यू आपको k मिलेगी। अब आप यहाँ बोलोगे सिंस रूट्स आर इक्वल, चूंकि मूल समान है,
मूल समान है तो d इक्वल टू 0 होगा। d मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो -16 का स्क्वायर कर दो, -4 इंटू a का मान 1 और c का मान k इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ से 16 का वर्ग, यहाँ पे 16 गुणे 16 लिख दो, बराबर वहाँ 4k हो जाएगा। 16 4 चौक 16 चौका 64, तो k बराबर 64 जो होगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन था। आसान क्वेश्चन क्यों लगा? क्योंकि हमने कंसेप्ट को सीखा है कि जो मूल जब समान होते हैं तो किस लॉजिक का हम लोग यूज़ करते हैं। फटाफट से नोट करिए इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं अपना। ठीक है, जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन अभी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, और सभी के सभी क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स हम लोग ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन एक और देखिएगा, कह रहा है बच्चों यदि, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, यदि x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 के मूल अल्फा और बीटा हैं, अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा की वैल्यू क्या होगी? की वैल्यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि हम लोग प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, गुणधर्म का, और वो जो हमारी सर्वसमीकाएँ जो आइडेंटिटीज़ होती हैं इसको तब मिटा देते हैं, उसका हम लोग डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर यूज़ करते हैं। उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आइए देखिए कैसे। आपको दिया गया जो समीकरण है उसकी सहायता से बच्चों पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए सारी वैल्यू उसी से निकल जाती है। देखिए कैसे निकलती है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके रूट्स चूंकि अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा 1 आएगा। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए आएगा तो -7 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें पता है। हमें फाइंड क्या करना है, देखो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा अपान बीटा की और प्लस बीटा अपान अल्फा की। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एलसीएम ले लोगे तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर अपान बच्चों अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। समझ आया? अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, ये ला करके यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है लेकिन यहाँ पुट नहीं, तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। तो हम लोग करेंगे क्या इसको बच्चों, इसको हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख करके माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा बाई आइडेंटिटी सर्वसंख्या से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि बच्चों अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आपको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा आराम से मिल जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बच्चों अब सारी वैल्यू हमें पता है। देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है, देखिए 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा तो प्लस 7 हो जाएगा ना। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो अपान में कितना हो जाएगा आपके पास, अल्फा इंटू बीटा -7 है। तो यहाँ करोगे तो -8/7, ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? नहीं, एक काम यहाँ पे, अच्छा यहाँ पर 2 अल्फा इंटू बीटा था तो यहाँ पर बच्चों 14 हो जाएगा ना। तो यहाँ कितना आएगा आपके पास, -15/7, तभी मैंने बोला। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये भी इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये जो भी क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। फटाफट से हमारे साथ समझते चलिए और इनको नोट करते चलिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है कि यदि, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, कह रहा है यदि 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस k इक्वल टू 0 का मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, का एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, तो k का मान बताना है। यह क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि इसके जो मूल हैं उसमें एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है। तो एक काम करिए कि अल्फा इक्वल टू अल्फा ले लीजिए
और बीटा इज इक्वल टू 1/α ले लीजिए। क्यों? क्योंकि पहला मूल अगर हमने अल्फा मान लिया तो दूसरा मूल जो है वन, या एक काम करिए पहला मूल आप x मान लो तो दूसरा मूल जो होगा 1/x हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है। तो अगर पहले को हमने x माना तो x का व्युत्क्रम कितना होगा 1/x हो जाएगा। अब बच्चों आप एक काम करो, यहाँ लगा दो ना अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा x इंटू 1/x हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला c/a होता है, तो k/3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो k इक्वल टू 3 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए। अगर आपको लॉजिक पता है ना, कंसेप्ट आपके क्लियर है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसको भी नोट डाउन करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फटाफट से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। अगर सारे क्वेश्चन हम लोग लगा लेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ जो भी हम लोगों ने सीखा है उसी तरह के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा बच्चों, कह रहा है बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा समीकरण 2x² माइनस 11x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल होगा, के मूलों का योगफल होगा। क्या होगा? फार्मूला पता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी माइनस प्लस प्लस ई प्लस हो जाएगा 11/2 आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? इसका तो सीधे से हमें फार्मूला पता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। कह रहे हैं वह समीकरण बनाना है, वह समीकरण जिसके मूल 5 और 3 है। ध्यान दो, हमें एक ऐसा द्विघात समीकरण बनाना है जिसके जो मूल हैं वो क्या है 5 और 3 है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्फा की वैल्यू 5 है और बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी है 3 है। तो इक्वेशन बनाने का फार्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस अल्फा की वैल्यू 5 है, बीटा की वैल्यू 3 है, इंटू एक्स है, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यही डियर स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको भी नोट करिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बढ़िया से। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है यदि समीकरण x² माइनस 16x प्लस के, अभी तो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया है, नहीं ये नहीं था, इज इक्वल टू 0 के मूल यही तो था। अभी एग्जाम्पल हम लोगों ने जो किया था ना, सेम क्वेश्चन है, ये तो हम लोग कर चुके हैं कि मूल समान हो तो के का मान अभी हम लोगों ने निकाला था, ठीक है। चलिए इसको छोड़िए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन बच्चों कि x² माइनस 16x नहीं 5x है, माइनस में 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति बतानी है। मूलों की प्रकृति का मतलब बताना है कि इसके मूल जो होंगे डियर स्टूडेंट्स वो कैसे होंगे। तो इसके मूल कैसे होंगे, a की वैल्यू हमें यहाँ 1 दिख रही है, b की वैल्यू -5 दिख रही है, c की वैल्यू 6 दिख रही है। तो d कैसे निकालते हैं, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac फार्मूला होता है। तो d इक्वल टू b² मतलब 36 नहीं b² मतलब 25 माइनस 4ac मीन्स 4 गुणे 1 गुणे 6। तो d इक्वल टू कितना आएगा 25 और 24, तो d इक्वल टू 1 आएगा। तो यहाँ क्या है बच्चों, d इज ग्रेटर देन 0 है, माने d की वैल्यू धनात्मक आई है। तो मूल कैसे होंगे, इसके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, मूल वास्तविक एवं कैसे होंगे, असमान होंगे। मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन उसके मूल समान नहीं होंगे, असमान होंगे, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह सभी के सभी क्वेश्चन कितने ज़्यादा इजी हैं। क्वेश्चन इजी क्यों लग रहा है, क्योंकि आप लोगों ने कंप्लीट कंसेप्ट को, कंप्लीट टॉपिक को अच्छे से सीख लिया है।
जब टॉपिक हमारा क्लियर होता है बच्चों तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा कुछ खास समस्या नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यदि समीकरण, ठीक है, cx² + ax + b = 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है तो वह समीकरण जिसके मूल अल्फा इनवर तथा बीटा इनवर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है बच्चों। तो देखो क्या करेंगे, इसको देखो, इसका जो मूल है वो अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a मीन्स -a/c हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा c/a मतलब b/c हो जाएगा। ये वैल्यू हमें पता चल चुकी है। अब ध्यान रखो, जो हमारा समीकरण है, जो समीकरण बनाना है उसके मूल कौन कौन है? अल्फा इनवर माने 1/अल्फा, बीटा इनवर माने 1/बीटा। तो बोलो समीकरण का सूत्र क्या होगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मतलब 1/अल्फा, बीटा का मतलब 1/बीटा, और प्लस 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, यही तो होता है सूत्र। x² माइनस मूलों का योगफल धन गुणनफल बराबर 0। अब देखो x² माइनस, इसको सॉल्व करो, ऊपर जाएगा बच्चों बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, नीचे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, प्लस 1/अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो वैल्यूज़ हम लोगों ने फाइंड की हैं, ये सारी वैल्यूज़ ला करके डियर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो मिल जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, देखो -a/c, और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा कितना है, b/c। ये हमारा क्या हो गया, c से c बच्चों कैंसिल हो गया, प्लस 1/अल्फा इंटू बीटा माने b/c इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा x² प्लस a/b प्लस c/b इक्वल टू 0, है ना। यहाँ भी x भी रहता है, x भी रहता है, यहाँ x भी रहता है। अब ये हो जाएगा हमारा bx² प्लस ax प्लस c इक्वल टू 0। ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं इसमें कौन सा आंसर आ रहा है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, सभी के सभी क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, bx² प्लस ax प्लस c, यही आपका आंसर आ रहा है। इसमें 21 है, इसमें 21 का c। ठीक है, bx² प्लस ax प्लस c। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आई बातें आप लोगों को? क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ। लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा लेक्चर कंप्लीट देख लीजिएगा। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से कहा कि लेक्चर पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए डियर स्टूडेंट्स हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, देखिएगा। कह रहा है यदि, ध्यान दो, यदि अल्फ़ा और बीटा, या ऐसे इसमें लिखा हुआ है बच्चों, यदि अल्फ़ा और बीटा, यदि अल्फ़ा और बीटा समीकरण, ध्यान देना, समीकरण x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल है। ध्यान दो, के क्या है, मूल है। तो समीकरण जिसके मूल, एकदम सेम क्वेश्चन है, जिसके मूल अल्फा प्लस 1 तथा बीटा प्लस 1 हो। देखो ध्यान से, एकदम सेम क्वेश्चन है। इसके पहले जो भी हम लोगों ने किया था ना, एकदम सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, एकदम सेम वैसे सॉल्व भी होगा। कह रहा है यदि अल्फा और बीटा समीकरण x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल हैं, तो समीकरण जिसके मूल अल्फा प्लस 1 तथा बीटा प्लस 1 होंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले ये जो समीकरण हमें दिया हुआ है x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके मूल अल्फा और बीटा हैं, है ना। इसके मूल अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बच्चों यहाँ से आपको -b/a करोगे तो 3 मिलेगा, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a करोगे तो 2 मिलेगा। अब जो समीकरण बनाना है, उस समीकरण बनाने का सूत्र क्या होता है, x² माइनस मूलों का योग, समझिए
मूलों का क्या होता है बच्चों, योग होता है। ध्यान दो, मूलों का योग इनटू में x और प्लस क्या होगा बच्चों, मूलों का गुणनफल। ठीक है, मूलों का गुणनफल, ये हमारा यहाँ पर फार्मूला लगता है, इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग जब करोगे तो आपको अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1 रखना पड़ेगा इनटू में एक्स, प्लस मूलों का गुणनफल करोगे तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 0। समझ आ रही बातें। अब देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस इसको अल्फा प्लस बीटा और प्लस 2 इंटू एक्स लिखा जा सकता है। इसको गुणा करा दो, गुणा कराओगे अल्फा बीटा आएगा प्लस अल्फा आएगा, है ना। देखो ध्यान से, इसका इससे देखो, अल्फा का बीटा अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1 हो गया, इज इक्वल टू 0। सारी वैल्यू खटाखट पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 टू 5, यहाँ हो गया कितना एक्स, 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 2 है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 3 है और प्लस 1 है ना, बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 2 5 1 6 6 इज इक्वल टू 0। आसान सा क्वेश्चन है। मतलब क्या करना है हमें, जो नया समीकरण बनाना है इसके मूल ये हैं। चलो इसी में आज एक क्वेश्चन बढ़ा देता हूँ, आप सेम क्वेश्चन लिखिएगा, सेम एकदम सेम। मैं इसी को टास्क बना रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करिए, कमेंट सेक्शन मुझे आंसर बताइएगा। अभी फटाफट से इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ और मुझे आप लोग सॉल्व करके अपना आंसर डियर स्टूडेंट जरूर से जरूर बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया ना। देखो, यदि अल्फा और बीटा समीकरण इतना के मूल हो तो समीकरण जिसके मूल यहाँ लिखिए अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 हो, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और आपका आंसर कितना आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, और ये सभी के सभी क्वेश्चन ना आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन हैं, इसलिए इन सभी के सभी क्वेश्चन को खूब ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, अब देखो एक सवाल ऐसा है, कह रहा है, ध्यान दो बच्चों, कह रहा है यदि समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0 के मूल ए तथा बी हो तो समीकरण जिसके मूल 1/a, 1/b हो, वो आपको क्या, एकदम सेम है। अल्फा की जगह पे ए और बीटा की जगह पे बी लिख दिया गया। आप लोग इसको करेंगे, आज के टास्क में क्वेश्चन रहेगा, इसको आप लोगों को बच्चों सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, n के किस मान के लिए द्विघात समीकरण, देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 14 माइनस n माइनस 14n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल समान होंगे। इसको भी आप लोगों को सॉल्व करना है, दूसरा क्वेश्चन आज के टास्क का है। ठीक है, और देखिएगा बच्चों, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इंटू एक्स माइनस के माइनस 5 इक्वल टू 0 के मूलों का योग मूलों के गुणनफल के बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए।
बच्चों इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, ये दोनों आज की टास्क में रहेंगे। इसको कंप्लीट करके इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। और यही लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके आज के इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा आनंद आया होगा और आप लोगों ने कंप्लीट लेक्चर लास्ट तक देखा है, तो क्योंकि हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया है। आइए बच्चों बात करते हैं इसकी। जो हमें समीकरण दिया है वो क्या है, 3x² - 2k+1 इंटू x, माइनस कामन ले लो यहाँ पर, k+5 = 0। अब यहाँ अगर a की वैल्यू निकालोगे तो आपको 3 मिलेगा, b की वैल्यू बच्चों आपको -2k+1 मिलेगा, सही है। c की वैल्यू जो है -k+5 मिलेगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। ध्यान दो बच्चों, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के क्या है, बराबर है। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या, -b/a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2k+1/3 हो जाएगा, बराबर अल्फा इंटू बीटा माने c/a, तो c का मतलब -k+5/a का मतलब 3। पहले तो ये 3 से 3 बच्चों क्या करो, काट दो। काटने के बाद इसको सॉल्व करो, आपको मिलेगा यहाँ पर 2k+1 = -k और प्लस में 5 इधर लेके आइएगा, तो 3k हो जाएगा =4 होगा। तो k = बच्चों आपको 4/3 मिल जाएगा। और यही जो होगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन काफ़ी ठीक ठाक है, पूछा जा सकता है आप लोगों के एग्ज़ाम में, तो हमने सोचा कि इसको आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं कितना आ रहा है आंसर इसमें। 34 का ए आ रहा है। 34 में -2 डियर स्टूडेंट्स में दे रहा है, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो गई है। 2k-1, 1 मिनट देखते हैं, 1 मिनट, क्वेश्चन में क्या है, 2k-1 नहीं, मेरे हिसाब से तो भाई आंसर यही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2k माइनस हो तो प्लस हो जाता। देखो 3x² माइनस, ये ठीक तो है, b/a किया हम लोगों ने, -b/a सही है, c/a किया सही है, तो माइनस, अच्छा एक काम गड़बड़ कर दिया हमने यहाँ पर, ये माइनस अंदर जाएगा तो -5 हो जाएगा। देखो ये -5 हो जाएगा, तो यहाँ बच्चों -6 आएगा, है ना। तो k = आपको जो मिलेगा वो -2 मिलेगा, ठीक है, ये आंसर सही होगा। देखिए छोटी छोटी मिस्टेक कभी कभी हो जाती हैं, इसलिए आंसर भी आपको देख लेना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया। बाकी इसके ऊपर जो क्वेश्चन है ये आज के टास्क के रूप में मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे सभी डियर स्टूडेंट्स इस टास्क को ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के ज़रूर बताएंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में मैंने आपको कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा एक ही लेक्चर में प्रोवाइड कराया है। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हो अगर आपको पसंद आ गया है लेक्चर, सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट, जैसे ये लेक्चर इससे कई गुना ज़्यादा अच्छा लेक्चर मैंने ट्रिग्नोमेट्री का बनाया है। कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री मैंने एक ही लेक्चर में कंप्लीट किया है, वो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2 घंटे का है। अगर आप लोगों ने उस 2 घंटे के लेक्चर को अच्छे से देखा तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगी। उस लेक्चर का भी इस वीडियो के, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो देख करके आप ट्रिग्नोमेट्री भी अपनी तैयार कर सकते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।